बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है ना, एक तो ये कि लॉफलर्स मीडिया के अंदर ग्रो करता है। इसका एक्सोटॉक्सिन होता है जिसको हम डिप्थीरिया टॉक्सिन कहते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से फेरेंजाइटिस डेवलप हो जाता है, पेशेंट को बुखार हो जाएगा और थ्रॉट के अंदर सूडो मेम्ब्रेन होती है, वाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है, और जब उसको हम स्क्रैप ऑफ करते हैं तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। स्वेयर लिम्फेडिनोपैथी करता है, पेशेंट को बुल्स नेक हो जाती है, पेशेंट की बुल्स नेक हो जाती है, टॉन्सिल्स एनलार्ज हो जाते हैं क्योंकि लिम्फेडिनोपैथी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ग्रेश मेम्ब्रेन या फिर वाइट कलर की मेम्ब्रेन हमें टॉन्सिल्स के ऊपर नज़र आती है या फिर थ्रॉट में नज़र आती है। अब जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है ना, एक तो ये फेशियल पैल्सी भी कराता है और ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा भी कराता है। और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया सबसे ज़्यादा हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, और जब हम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की जो थ्रॉट में सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, जब उसको रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। पैलिसेड ग्रोथ पैटर्न होता है इसका, ये CD8 सेल्स को अफेक्ट करता है। फेस की एसिमेट्री हो जाती है क्योंकि फेशियल पैल्सी कराता है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा होती है। क्रॉनिक नेजोफ्रेंजियल साइनोसाइटिस डेवलप हो जाता है और पेशेंट जो है ना अपनी आइज़ को क्लोज नहीं कर पाता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की इन्फेक्शन की वजह से। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का पैलिसेड ग्रोथ पैटर्न है, CD8 सेल्स को अफेक्ट करता है, फेस की एसिमेट्री हो जाती है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा होता है, फेशियल पैल्सी कराता है, नेजोफ्रेंजियल साइनोसाइटिस कराता है, फेरेंजाइटिस कराता है। पेशेंट की आइज़ नहीं क्लोज होंगी क्योंकि उसको फेशियल पैल्सी डेवलप होगी। इसका जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसको हम डिप्थीरिया टॉक्सिन कहते हैं। सूडो मेम्ब्रेन थ्रॉट में बन जाती है, स्वेयर लिम्फेडिनोपैथी कराता है, बुल्स नेक हो जाती है, टॉन्सिल्स एनलार्ज हो जाते हैं और ग्रेश मेम्ब्रेन हमें टॉन्सिल्स के ऊपर नज़र आती है। और जब हम मेम्ब्रेन को स्क्रैप ऑफ करते हैं या रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सूडोमोनास एरोजिनोसा एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एंडोटॉक्सिन हमेशा फीवर कराता है और हाइपोटेंशन कराता है। जब भी किसी पेशेंट को अगर बुखार हो रहा हो और साथ उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो और उसको कोई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है, तो उसका एंडोटॉक्सिन होता है जो कि फीवर कराता है और ब्लड प्रेशर को लो करता है। सूडोमोनास एरोजिनोसा का एक्सोटॉक्सिन भी होता है जो कि इन्फेक्शन कराता है, इसको हम एक्सोटॉक्सिन ए कहते हैं। और सूडोमोनास एरोजिनोसा के अंदर जो फीवर होता है ना, वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर की वजह से होता है, और ओवरऑल वैसे जो फीवर होता है वो इंटरल्यूकिन 1 की वजह से होता है। उसके बाद आता है स्टैफिलोकोकस ऑरियस। जो स्टैफिलोकोकस ऑरियस होता है ना, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन 1 जो कि एक सुपर एंटीजन होता है। स्टैफिलोकोकस ऑरियस कॉगलेज पॉजिटिव होता है, जितने भी स्टैफिलोकोकस होते हैं वो कॉगलेज पॉजिटिव होते हैं। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम कराता है जब इसका एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन इन्वॉल्व होता है, और ये फूड पॉइजनिंग भी कराता है जब एंटेरोटॉक्सिन इन्वॉल्व होता है जो कि एक हीट स्टेबल टॉक्सिन है। अब जो स्टैफिलोकोकस ऑरियस होता है ना, इसका विरुलेंस फैक्टर जो होता है वो प्रोटीन ए होती है, ये कॉगलेज पॉजिटिव होता है, फूड पॉइजनिंग कराता है एक्सोटॉक्सिन को रिलीज़ करके, और ये एक ऑपर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है जो स्टैफिलोकोकस ऑरियस है। ठीक है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस एक ऑपर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, ये एक्सोटॉक्सिन की रिलीज़ करा के या फिर एंटेरोटॉक्सिन की रिलीज़ करा के फूड पॉइजनिंग कराता है, कॉगलेज पॉजिटिव होता है। प्रोटीन ए इसका विरुलेंस फैक्टर होता है, कॉगलेज पॉजिटिव होता है, और ये स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम कराता है एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन प्रोड्यूस करके। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 जो कि एक सुपर एंटीजन है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस को हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं। इसमें पेशेंट का गला ख़राब होगा, सॉर थ्रॉट होगा, हीमाचूरिया होगा, साथ उसको हाइपरटेंशन होगी, प्रोटीन यूरिया होगा। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो होता है ना, इसको हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई भी कहते हैं, और ये सॉर थ्रॉट कराता है, हीमाचूरिया कराता है, हाइपरटेंशन कराता है, प्रोटीन यूरिया कराता है। जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो भी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की वजह से होता है। इसके 2 टॉक्सिन्स होते हैं, एक स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है, एक्सोटॉक्सिन ए होता है। अब जो एक्सोटॉक्सिन ए था वो सूडोमोनास एरिजिनोसा से भी प्रोड्यूस हो रहा था, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी एक्सोटॉक्सिन ए को प्रोड्यूस करता है और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम लाइक टॉक्सिन कराता है। और जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है वो बीटा हिमोलिसिस कराता है, और हमारे रिमेटिक फीवर के अंदर ASO टाइटर्स या फिर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर्स रेज्ड होते हैं रिमेटिक फीवर में। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है ना, वो रिमेटिक फीवर भी कराता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई से या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से रिमेटिक फीवर डेवलप हो जाता है। और जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है ना, इसके 2 टॉक्सिन्स हैं, एक स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और एक है एक्सोटॉक्सिन ए। जो एक्सोटॉक्सिन ए है वो टॉक्सिक शॉक्स लाइक सिंड्रोम कराता है, जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है वो बीटा हिमोलिसिस कराता है, और ASO टाइटर्स आपके जो है ना वो डायग्नोज करते हैं रिमेटिक फीवर को। तो रिमेटिक फीवर भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स या फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ इसका टॉक्सिन है वो बीटा हिमोलिसिस करा रहा है।
और साथ जो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन ए होता है ना इसका, वो स्किन की इन्फेक्शंस भी कराता है और स्कारलेट फीवर कराता है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन से। अब हमने पढ़ा था जो स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम था वो स्टेफाइलोकोकस की वजह से होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से हो रहा था और उसमें एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन था। जो स्कारलेट फीवर होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स कराता है एक्सोटॉक्सिन ए को यूज़ करके, इसमें आपका एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन इन्वॉल्व होता है। जो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है ना, अब एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन के अंदर पेशेंट को बुखार होगा, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, एरिथेमेटस रैश डेवलप हो जाता है 24 आवर के अंदर अंदर। तो स्कारलेट फीवर के अंदर भी यही होता है, पेशेंट को बुखार होता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर रैश डेवलप हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। और ग्राम पॉजिटिव हमें कोकाई चेन की फॉर्म में मिलते हैं, इसको हम कल्चर नहीं कर पाते हैं तो हमने सीरोलॉजी करानी होती है। जो आपका बेस्ट टेस्ट है जिससे हम डायग्नोज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलिटिकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिकस या फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई को या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स को, इसके लिए आपने थ्रॉट कल्चर कराना है। सबसे पहले आप थ्रॉट कल्चर कराओगे क्योंकि फ्रिंजाइटिस कराता है, ब्लड कल्चर हम कराएंगे और साथ ASO टाइटर्स कराते हैं। जो इनिशियल टेस्ट होता है वो ASO टाइटर्स होते हैं, जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ टाइटर्स होते हैं, और जो बेस्ट टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए वो थ्रॉट कल्चर है और ब्लड कल्चर है। उसके बाद आता है विब्रियो कॉलरा। अब जो विब्रियो कॉलरा होता है ना, ये कॉलरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इसमें जो क्लोराइड आइन होता है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है गट के अंदर और वॉल्यूमिनस राइस वाटर स्टूल्स डेवलप हो जाते हैं। गट के अंदर क्लोराइड आइन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाने की वजह से वॉल्यूमिनस राइस वाटर स्टूल डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनस। जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनस होता है, इसका जो एक्सोटॉक्सिन होता है, ये टॉक्सिन है वो टेटिनोप्लाज्मिन होता है जो स्पैस्टिक पैरालिसिस कराता है, राइसिस सार्डोनिकस कराता है, लॉकजा कराता है और इसमें जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा और ग्लाइसिन की रिलीज नहीं होती है रेनशॉ सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से और ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू स्प्रेड होता है। ये स्पैस्टिक पैरालिसिस कराएगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू स्प्रेड होता है और जो इनहिबिटरी रिलीज होती है आपके गाबा और ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर की रेनशॉ सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, लॉकजा कराता है, राइसिस सार्डोनिकस कराता है, स्पैस्टिक पैरालिसिस कराता है। जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है वो एक रिस्पायरेटरी पैरालिसिस कराता है जिसको हम फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं और जो बोटुलिनम टॉक्सिन इसका टॉक्सिन होता है। अब स्टैफ ऑरियस की एक बात ये भी बताई हुई है कि वो वुमेन जिनको मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है और वो टैम्पून्स यूज़ करती हैं और अगर उनको बुखार हो गया तो वो भी स्टैफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का टिपिकल फीचर होता है ना, इसमें आपकी स्किन की डिस्क्वामेशन होना स्टार्ट हो जाती है और जो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस होता है ना, वो क्या होता है, वो कैटालेज पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है और CVP लाइन या ICU वाले पेशेंट्स के अंदर स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस CCU वाले पेशेंट या फिर ICU वाले पेशेंट्स या CVP लाइन जिनके अंदर पास हुई हुई होती है, अगर उस पेशेंट को इन्फेक्शन होगी तो वो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस की होगी। और स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस ग्राम पॉजिटिव होता है, कैटालेज पॉजिटिव होता है और कॉगलेज नेगेटिव होता है। तो जितने भी आपके ये स्टेफाइलोकोकस होते हैं, इसमें जो स्टैफिलोकोकस ऑरियस था ना वो आपका कॉगलेज पॉजिटिव था, लेकिन जो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस है वो कॉगलेज नेगेटिव है लेकिन कैटालेज पॉजिटिव है। देन आता है कि ये जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम था ना, ये आपके एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। एसिटाइलकोलिन एक स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब आते हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजीज। जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजीज होती है इसका अल्फा टॉक्सिन होता है जो कि लेसिथिनेज को प्रोड्यूस करता है और फॉस्फोलाइपेज को प्रोड्यूस करेगा। जो फॉस्फोलाइपेजेस होती हैं फॉस्फोलिपिड्स को डिग्रेड करती हैं और मायोनेक्रोसिस हो जाती है, गैस गैंग्रीन डेवलप हो जाता है और हीमोलिसिस होती है। अगर तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजीज की ऑप्शन नहीं दी होगी तो क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई भी गैस गैंग्रीन कराते हैं और सेप्टिसीमिया की वजह से गैस गैंग्रीन वाले पेशेंट्स के अंदर डेथ हो जाती है। अब जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है ना वो 1 to 3 फीट तक जाती हैं और जो एयरबोर्न इन्फेक्शंस होती हैं वो 3 to 6 फीट तक स्प्रेड कर सकती हैं। अब जो ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई जो होते हैं वो एंटेरोकोकस होता है। अगर तो एक 20 ईयर ओल्ड के अंदर मेनिंजाइटिस हो रहा होगा तो वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होगा। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया डिप्लोकोकाई होता है, अल्फा हिमोलिसिस कराता है और साथ मेनिंजाइटिस भी कराता है। अल्फा हिमोलिसिस अगर हो रही है तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होगा, डिप्लोकोकाई है तो भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है और इसका जो लैंसेट शेप का होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है। देन वी हैव मलेरिया। मलेरिया के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसको बुखार हुआ है, उसको सर्दी लग रही है, उसको लिथार्जिक है बहुत ज़्यादा और किसी साउथ अफ्रीका की या फिर थाईलैंड वगैरह से वो वापस आया था और स्प्लीनेक्टमी के बाद भी मलेरिया कॉमन है। ठीक है, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी के बाद
और साउथ अफ्रीका से अगर पेशेंट आ रहा है तो उसका रिटर्न हुआ साउथ अफ्रीका से, लेथार्जिक होता है, उसको बुखार होता है और सर्दी लगती है। ह्यूमन ब्लड के अंदर जो है ना ये स्पोरोसाइट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। जो इसकी इनएक्टिव स्टेज होती है वो हिप्नोसाइट स्टेज होती है। हिमोलिटिक एनीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है और इसकी 5 स्पीशीज़ होती हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी, ओवैल एंड नॉलिसाई। जो प्लाज्मोडियम मलेरी होता है ना, इसका निमोनिक MQM, ये जो है वो कॉटन फीवर कराता है जो 72 आवर्स के बाद होता है और इसका लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसिटिक फेज होता है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसकी जो एशिया के अंदर कॉमन है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोरोक्वीन देते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोरोक्वीन देते हैं, पाकिस्तान के अंदर कॉमन होता है, एशिया के अंदर कॉमन है। और जो ब्लैक वाटर फीवर या सेरिब्रल मलेरिया जो सबसे डेंजरस होता है ना, वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम होता है। यूनिसेलुलर एमीबा होता है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया कराता है और इसका टर्शियन पैटर्न होता है, मतलब एक के 3 दिन 32 आवर्स के बाद जो है वो 36 आवर्स के बाद पेशेंट को दोबारा बुखार हो जाएगा। इरेगुलर पैटर्न भी हो सकता है या फिर टर्शरी फीवर पैटर्न होता है। अब जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम है ना, ये यूनिसेलुलर अमीबा होता है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया कराता है, फीवर कराएगा, राइगर्स कराएगा, साथ चिल्स होते हैं पेशेंट को। इसका टर्शियन पैटर्न होता है या फिर इरेगुलर पैटर्न होगा, मतलब 36 आवर्स के बाद आपको बुखार दोबारा से हो जाता है। ये सेरिब्रल मलेरिया भी कराता है और इसमें ब्लैक वाटर फीवर होता है कि आपका यूरिन जो होता है ना वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका प्रो एरिथ्रोसाइटिक फेज़ या जो एरिथ्रोसाइट से पहले जो प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज़ जो होता है ना वो इसका शॉर्टेस्ट होता है। ये क्रीसेंट शेप्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्रीसेंट शेप्ड इसके गैमेटोसाइट्स होते हैं और पेशेंट को जो है ना वो पैरोक्सिस्मल फीवर होगा, मतलब हर 3 दिन के बाद बुखार हो जाता है। 36 से 48 आवर्स के बाद दोबारा से बुखार हो जाएगा क्योंकि टर्शरी पैटर्न के अंदर होता है, टर्शियन पैटर्न के अंदर होता है, मतलब 3 दिन के बाद होगा। जिम्सा स्टेन पे पॉजिटिव होता है, पेशेंट को स्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है, हिपैटोमेगैली भी हो सकती है। जो ड्रग रिकमेंडेड है ना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम के लिए वो आर्टीमेसिनिन्स होती हैं। पेशेंट के पेट में दर्द होगा, अचानक से उसको सर में दर्द शुरू हो जाएगा या फिर वो थाईलैंड गया था, थाईलैंड से उसकी वापसी होगी, फीवर, राइगर्स और चिल्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम होता है ना, ये एक यूनिसेलुलर अमीबा है, राइगर्स, चिल्स और इसमें मैलिग्नेंट मलेरिया कराता है, सेरिब्रल मलेरिया कराता है, ब्लैक वाटर फीवर कराता है। इसका टर्शियन पैटर्न होता है, 36 से 48 आवर्स के बाद आपको दोबारा से रीअपीयर हो जाता है इसका बुखार। और ये क्रीसेंट शेप इसके गैमेटोसाइट्स होते हैं, क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर अमीबा होता है इसका और जिम्सा स्टेन पे पॉजिटिव आता है। पेशेंट जो है तो थाईलैंड से आया होगा या फिर साउथ अफ्रीका से आया होगा। जो ड्रग होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम के लिए वो आर्टीमेसिनिन्स होती हैं। पेशेंट की स्प्लीन भी इनलार्ज हो सकती है और लिवर भी इनलार्ज हो सकता है। उसके बाद आता है इसका अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के बारे में। जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है ना, ये 0 से 2 ईयर्स के, मतलब बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी से लेके 2 साल तक के बच्चों के अंदर जो मेनिंजाइटिस होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है। और अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाला पेशेंट होगा, जैसे 65 ईयर ओल्ड है और उसको नमूनिया डेवलप हो गया और वो फेस को भी रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो ये भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स लीस्ट लाइकली हमें मिलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स हमें नहीं मिलते हैं। और साथ आता है कुटेनियस लार्वा माइग्रेंस। इसमें आपको माइग्रेटरी लीजन फुट के ऊपर नज़र आता है। जो बर्न्स वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि बर्न्स के बाद सबसे ज़्यादा जो नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कैंडिडा की होती है। बर्न्स वाले पेशेंट्स के अंदर सोडियम के लेवल्स कम हो जाते हैं मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट की वजह से, और ESR आपका ज़्यादा हो जाता है, एल्बुमिन कम हो जाता है। जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है बर्न्स वाले पेशेंट्स के अंदर, वो एल्बुमिन कम हो जाती है। पेशेंट घास के ऊपर चल रहा था और उसके पाँव थॉर्न पिक हुआ है, ये कांटा लगा उसके पाँव में और उसको पेनफुल और स्वेल कर गया वहाँ से, तो ये स्टाफ ऑरियस की इन्फेक्शन होती है। और ये बात याद रखनी है कि जो बर्न्स वाले पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर एल्बुमिन के लेवल कम हो जाते हैं, प्रोटीन कम होगी, एल्बुमिन ESR ज़्यादा हो जाता है।